उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो है पिछली क्लास में भाग 2 कंप्लीट कर लिया था संविधान का। आज हम बात करेंगे भाग 3 की। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। भाग 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भाग है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल है ये 12 से 35 है दोस्तों। ठीक है, इस 12 से 35 में क्या चीज़ है, किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? हम करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में बात। मौलिक अधिकार, इंग्लिश में कहते हैं हम दोस्तों इसको फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किस में है? भाग 3 में, और 12 से 35 ये अनुच्छेद है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो दोस्तों अमेरिका, हमने जो है अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, कौन कौन सी चीज़ें अपने संविधान में कौन से देश से ऐड की है, कौन से देश से हमने अपने संविधान में शामिल की है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है, देखो मौलिक अधिकार बोलो या मूल अधिकार बोलो, बात एक ही है। इनसे पूछता है कि कहाँ से लिए गए हैं। जो मैंने आपको सोर्स वाली वीडियो दी थी कि संवैधानिक स्रोत कौन कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो उसी के बारे में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हमारे? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हम इसका एक चीज़ और जानते हैं, क्योंकि पहले जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी दोस्तों वो 7 थी। कितनी थी? 7। मौलिक अधिकारों की हमारी संख्या कितनी थी? मौलिक अधिकार पहले थे 7, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों 6। अब ये हटाया कौन सा है? इन्होंने हटा दिया अनुच्छेद 31, आर्टिकल 31, और ये जो है आर्टिकल को ले गए 300 क्या में। ठीक है, क्या है 31? अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, एसेट्स राइट्स, ये संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31। अब इसको हटाकर इन्होंने किसमें स्थानांतरित कर दिया? अनुच्छेद 300 कै में, मतलब 300 का पार्ट बना दिया कै। ठीक है, अब ये संपत्ति का अधिकार पहले दोस्तों मौलिक अधिकार हुआ करता था कि यदि हमारे पूर्वजों की कोई संपत्ति है तो उनके मरने के बाद वो ऑटोमेटिकली हमारी हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये संपत्ति का जो अधिकार है कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति या किसी के भी पूर्वज या किसी के भी माँ बाप अपनी संतान को न देके किसी दूसरे के नाम वो अपनी संपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये कानूनी अधिकार बन चुका है, और ये आर्टिकल पहुंच गया किसमें? 300 क्या में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो वर्तमान में अब मौलिक अधिकारों की संख्या है दोस्तों वो 6 है। ठीक है, 6 के बारे में हम इन आर्टिकलों में पढ़ेंगे, इन अनुच्छेदों में 6 के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है, यदि इन चीज़ों का हनन होता है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा तो हनन होने पर इसका जो संरक्षक है, जो इसकी रक्षा करेगा, वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? इसकी रक्षा करता है हमारे मौलिक अधिकारों की, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। देखो हुआ क्या था, 1927 में पहली बार 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू जी ने की। इसके बाद में 1931 यानी कि 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को घोषित किया गया था, और जिसकी जो अध्यक्षता की थी वो थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और बिल्कुल सर्वोच्च जो इसका संरक्षक है वो कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि SC, सर्वोच्च न्यायालय इसको हम बोलते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे ऐसा बनता है कि जो मौलिक अधिकारों को दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दिल्ली पुलिस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्ना कार्टा के नाम से किसको जाना जाता है? मौलिक अधिकारों का दूसरा नाम क्या है? मैग्ना कार्टा। तो ये है दोस्तों, इसका मतलब है अधिकारों का विकास, यानी कि हमारे अधिकारों का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और इसका संरक्षक कौन होता है? इसका संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों। ठीक है,
चलिए अब हम आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं। देखो आर्टिकल देखते हैं 12 अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में है दोस्तों राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। और वो जो परिभाषा है वो क्या है, राज्य की परिभाषा में निम्न चीज़ें हैं, इसमें भी पार्ट्स हैं कि कौन कौन सी जो है राज्य में शामिल है, कौन कौन सी चीज़ें। तो भारत तथा संसद या भारत व संसद, ठीक है, राज्य में ये चीज़ शामिल है। और आपको पता है अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य सरकार व विधानमंडल, विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। थर्ड नंबर की यदि हम बात करें तो ऑल लोकल अथॉरिटी, ऑल लोकल अथॉरिटी मतलब स्थानीय प्राधिकरण। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पूर्णतः गवर्नमेंट है, आपने ये देखा होगा ऑयल वाली ओएनजीसी, ओएनजीसी कंपनी जो गवर्नमेंट है पूर्णतः, ओएनजीसी बेल हो गया। थर्ड नंबर पे एलआईसी भी हो सकता है, एलआईसी, ठीक है। और ये बीएसएनएल, आपको पता है बीएसएनएल का सिम वगैरह आता है, तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये राज्य की परिभाषा में तो ये वाले पॉइंट आते हैं जो हमने कराए आपको। अब बात करेंगे हम आर्टिकल अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में दोस्तों ये बात है कि यदि जो है भारत सरकार भारत सरकार या संसद हमारे मूल अधिकारों को शून्य कर, मतलब मूल अधिकारों में कुछ चेंज करना चाहे, मूल अधिकारों का संशोधन करना चाहे या कुछ चेंज करना चाहे, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, उस कानून को शून्य कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन या बदलना चाहे या पूर्णतः बदलना चाहे, तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात आर्टिकल 13 में कही गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि इसका संरक्षक कौन होता है, इसका संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा इसकी रक्षा, ठीक है, हमारे मौलिक अधिकारों की। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद 14, ठीक है। 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। यह है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। मतलब विधि का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, कानून, कानून के समक्ष यानी कानून के सामने सब एक समान है। ये इसकी डेफिनेशन ये है, परिभाषा थोड़ी सी जो संविधान की हमारी परिभाषा है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर हम उसे आसान भाषा में करने की मैं जो है कोशिश करूँगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून जो है सबके लिए एक समान होगा, ये अनुच्छेद 14 में बात कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन हाँ अनुच्छेद 14 का एक एक्सेप्शन केस भी है दोस्तों, अपवाद। अपवाद और समझो, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान, जब वे कार्यकाल में हो, अपने कार्यकाल के दौरान न्यायालय का सामना नहीं करेंगे, न्यायालय का सामना नहीं करेंगे। ये बात कही है इसमें। देखो इसका एक्सेप्शन केस भी है, सबके लिए कानून एक समान है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की नज़र में कानून ये एक्सेप्शन केस दे दिया है कि अगर वो अपने कार्यकाल के दौरान है और उन पर कोई ऐसी बात आती है कानून से संबंधित, तो कानून उन पर जो है लागू नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो है अपने कार्यकाल के दौरान अगर उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा तो वो कोर्ट में नहीं जाएंगे अपने कार्यकाल के दौरान। पहली बात तो देखो ऐसा होता नहीं है, एक्सेप्शन केस है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल बनेगा वो मतलब ठीक है आदमी को, ठीक ही जो इसका बैकग्राउंड अच्छा, मतलब जो पहले से मतलब कोई उसका कोई कानून कोई ऐसा केस ना हो, कोई गलत काम उसने ना किया हो, है ना। तो इस तरह के व्यक्ति को ही राष्ट्रपति, और जो पहले से ही विधानसभा या लोकसभा का सदस्य रहा हो तो उसको ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है।
तो उसका पूरा ब्यौरा देख के ही इस तरीके के पद मिलते हैं। तो ये वैसे अपवाद केस है, कभी अगर ऐसा हो जाए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल कभी भी न्यायालय का अपने कार्यकाल के दौरान सामना नहीं करेंगे, न्यायालय में नहीं जाएंगे, ठीक है। और वैसे आपको पता है आर्टिकल 14 में दे रखा है विधि के समक्ष क्या है, समानता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है दोस्तों, धर्म, जाति, मूलवंश और लिंग के आधार पर, यानी कि जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं, ठीक है। धर्म, जाति, मूलवंश और लिंग, मतलब कोई महिला है, कोई पुरुष है या बच्चे हैं, उनके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल हमारा 15 कहता है। लेकिन इसका एक अपवाद केस क्या है, इसका एक आर्टिकल ही बना दिया। इसका एक पार्ट है दोस्तों 15 का 4th पार्ट। इसमें इन्होंने ये कहा है, देखो 15 में क्या रखा है, धर्म, जाति, कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या किसी भी वंश का हो, या वो महिला है, बच्चा है, पुरुष है, उसके सामने कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15 के 4th में आप भी देखते हो कि भाई जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह निकलती हैं, ठीक है, तो उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है, तो उसी के ब्याह पर वो जो है उनका सिलेक्शन करते हैं। तो इसी हिसाब से इन्होंने देखो 15 बना रखा है, धर्म, जाति, मूलवंश के लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। लेकिन 15 के 4th में इन्होंने ये भी कह रखा है कि भाई हम जो है राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिक हैं उनकी उन्नति के लिए मतलब विशेष प्रावधान इन्होंने कर रखा है, ठीक है। तो वही बात है, इनकी उन्नति के लिए कुछ भी छूट वगैरह सरकार दे सकती है। ये लिख देता हूं मैं, राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से उनकी उन्नति के लिए छूट का प्रावधान है, ठीक है। तो ये बात इन्होंने क्या रखी है भाई 15 के 4th आर्टिकल में। कभी आप कहो कि भाई 15 में ये चीज़ है तो ऐसा भेदभाव क्यों, तो भेदभाव नहीं है, ये आर्टिकल दिया हुआ है 15 के 4th में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं 15 के 4th में। आगे जो आर्टिकल बचे हुए हैं इसमें 16 से मतलब 15 हमने देख लिया, 16 के बाद जितने भी 35 तक आर्टिकल हैं, इस जो टॉपिक है ये कंप्लीट, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।